अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं एजीएन स्पेशल। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं उज़मा कारदार साहिबा, MPA हैं मुस्लिम लीग नून से और फोकल पर्सन है पोलियो प्रोग्राम पे। इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद है मियाँ जमील साहब जो कि कानूनदान हैं, और टेलीफोन लाइन से हमें ज्वाइन करेंगे मियाँ हबीब साहब, सीनियर तजियाकार, और इसके अलावा सैयद जुल्फ़कार शाह साहब जो कि पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं। तो नाज़रीन, हम प्रोग्राम की शुरू करते हैं। उज़मा कारदार साहिबा से हम पूछते हैं कि इन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक करारदाद जमा कराई है PTI को बैन करने के हवाले से पंजाब असम्बली में। इनसे पूछेंगे कि ये करारदाद जमा कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। जी उज़मा कारदार साहिबा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुदस्सर, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी ये करारदाद जमा कराते हुए, लेकिन बहुत हो गई। अब कितना हम ये बर्दाश्त करें कि पाकिस्तान को ये पै दर पै इसके ऊपर हमले करें, अफरा तफरी पूरे मुल्क में फैला दें। देखें, हमारा मुल्क इस वक्त जो है नहायत शदीद इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर रहा है। जब भी मुल्क को कोई डायरेक्शन मिलनी शुरू होती है, जब भी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अंदिया हमें मिलता है, तो ये जो है पूरी लश्कर कशी करके तो ये वफाक पे हमलावर हो जाते हैं। आपने देखा कि शंघाई कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, 12 ममालिक के सरबराह आए हुए थे, और बानी साहब ने कहा कि तुमने क्यों होने दी, तुमने खराबी क्यों नहीं पैदा की। तो आप मुझे ये देखें कि कौन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, CPEC जो था वो उसका इन्होंने बेड़ा गर्क करवाया। फिर आपने देखा बेलारूस से जो 75 लोगों का डेलीगेशन आया था, वो कौन थे? उसमें 40 तो बिजनेसमैन थे, इन्वेस्टर्स थे, जो हमें IT की फील्ड में हेल्प करना चाह रहे थे, एनर्जी की फील्ड में हेल्प करना चाह रहे थे। उनको हमने क्या पैगाम दिया? मुझे तो इतनी तकलीफ हुई ये देख के कि पाकिस्तान जब भी अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करता है और हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव होना शुरू होते हैं, तो ये कोई ना कोई इस तरह से रखने डालते हैं और मुसल्ला हमला करते हैं ये रियासत के ऊपर। मुझे ये बताएं मुदस्सर साहब, हम पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं है। तो ये क्यों पाकिस्तान के दर पे आ गए? क्यों ये उसको ख़त्म? ये कोई जमहूरी रवैया है? जो सियासी पार्टीज होती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं, ये जत्थे ऐसे करते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं जो इंतशारी कहलाते हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल मकासद के लिए। ये वो लोग नहीं हैं जो कि अपने किसी हक के लिए निकले हों, ये दूसरों के हक की पामाली के लिए निकले होते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो अब इसकी शक्ल हमें नज़र आती है ना PTI की, इस पे तो हर हाल में पाबंदी के लिए हमने वफाक को अपनी जो है पब्लिक ओपिनियन पहुंचा दिए, क्योंकि हम भी जो है पंजाब के अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामान में, और ये पंजाब के अवाम ने तो रद्द कर दिया, टोटली रद्द कर दिया ये इंतशारी सियासत। आपने देखा 4 आपके रेंजर्स, 2 आपके कांस्टेबल्स, क्या उनका खून इतना सस्ता था? उनका क्या कसूर? वो किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे नहीं थे क्या? किस वजह से उन्होंने अपनी जान दी? क्यों उनको शहीद किया? और फिर इस तरह से आप देखें कि ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं। इनके जो लीडर हैं इतने गैर जिम्मेदार हैं कि लोगों को निकालते हैं, उनको इंतशार देते हैं, उनकी इमोशन से वो खेलते हैं, सूबाइयत का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और जब यहाँ लाते हैं फिर सबसे पहले दुम दबा के भाग जाते हैं। ये कौन सी सियासत ये लोग कर रहे हैं? ये क्या पार्टी है? ये तो पार्टी है ही नहीं अब। पार्टी तो मेरे ख्याल में इनमें कोई अच्छे बहुत सारे बैरिस्टर गोहर हैं या उमर अयूब हैं, इन लोगों के साथ जो हमारी इंटीरियर मिनिस्टर ने मुज़ाकरात भी किए, कॉल्स भी की, और फिर ये कहा कि जी ज़रूर आप आएँ, और इसीलिए वो देखें यहाँ तक पहुँच भी गए, क्योंकि बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया वफाक ने। लेकिन यहाँ पे जब संजरानी में उनको मुकाम दिया, उन्होंने कहा हाँ हम बैठेंगे, अगले दिन फिर यू टर्न, फिर वहां पर चढ़ाई, और मुसल्ला पुलिस लेके जदीद असले से लेस टेयर गैस शेल्स, ये कोई सियासी रवैये हैं? जी उज़मा साहिबा, आपका पॉइंट आ गया है। मियाँ हबीब साहब, ये जो आप देख रहे हैं कि ये करारदादें जमा हो रही हैं PTI के खिलाफ, बलूचिस्तान असम्बली में भी जमा हुई है, फिर पंजाब असम्बली में भी एक करारदाद जमा करा दी है उज़मा कारदार साहिबा के तरफ से। तो इसके अलावा गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं KP में, तो ये क्या सूरत हाल है? देखिए सूरत हाल तो ये
जो है ना पिछले 2-2.5 साल से ही इनके काबू में नहीं है और किसी सियासतदान के काबू नहीं। ये पता के बड़े जश्न मना रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं जी कि हमने पता नहीं वहां से गोलियां मारकर भगाकर तो शायद कोई मुल्क पता कर लिया है। देखिए हुकूमतें जो होती हैं ना वो दिलों पर राज करने की हुकूमतें होती है, वो पब्लिक के इत्मीनान से चलती हैं। अगर आप पब्लिक को जो है वो अपना शहरी ना तस्वर करें और आप सिर्फ समझें कि ताकत ही सारा कुछ है और जो रियासत वाली भारत है वो सिर्फ रेंजर्स की और सिपाहियों की, पुलिस पंजाब या किसी भी पुलिस के सिपाहियों की है, तो फिर पब्लिक जो है ना वो असल तो पब्लिक होती है। पब्लिक को आप शहरी ना समझे और उनको आप सारा कुछ समझे तो फिर ये जो है ना सुतीली माँ जैसा सलूक है पब्लिक के साथ। तो अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा देखें बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो करारदादें जमा हो रही ना और ये जो कहा जा रहा है जी कि पाबंदी लगा दें, ये सियासी सोल्यूशन नहीं है। ये इनको खौफ है कि अगर एक बंदा जो जेल में है वो रहा होके बाहर आ गया तो फिर हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन मियां साहब ये भी तो देखें कि ये जो एहतजाज की वजह से इतना ज्यादा नुकसानात हुए हैं और इतना ज्यादा ये एक जो रिजिड सूरत हाल हो जाती है कि एक तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमने तो ये करना है, बल्कि आपने अभी सुनी होगी नई खबर कि 7 दिसंबर को दोबारा इन्होंने लॉन्ग मार्च और धरने वगैरह का जो है वो प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसी असना में जो हमारे मुल्क की जो माशी मामलात है वो इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं। यानी आप इससे पार्टी के यानी कि वकालत से कतई नजर आप देखें कि पिछला पूरा हफ्ता जो पूरी कौम ने गुजारा है ये इतना खतरनाक है, तो इसके कोई मामले के ऊपर डायलॉग क्यों नहीं होता? दोनों तरफ से इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है लेकिन अवाम पिस जाते हैं, कारोबार पिस जाता है, मुल्क का जो इमेज बाहर जाता है वो बहुत ज्यादा है। अब हम इससे जरा आगे निकले ना कि ये अगर एक पार्टी की हम बात करें या बी पार्टी की हम बात करें, लेकिन इससे बाहर निकल के हमें ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए कि अवाम सफर कर रही है, इसका क्या होगा? अच्छा अलवी साहब, एक तो बात यह है कि अगर तो आप समझते हैं ना कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, देखिए 2 ही हल हैं उसके, और सबसे बेहतरीन हल जो होता है ना वो डायलॉग ही होता है। और उसमें क्या होता है कि आप माहौल बनाते हैं डायलॉग का, ठीक है, फिर आप उसमें देखें हुकूमत जो होती है ना वो उसके पास देने के लिए सारा कुछ होता है, वो स्टीयरिंग पे बैठी होती है, उसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, उसी को लचक दिखानी पड़ती है और फिर आप कुछ दूसरे को कोई थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं। देखिए आप जब किसी जानवर का भी रास्ता बंद कर देना, आप चिड़िया को किसी कमरे में बंद कर देना, उसको रास्ता ना मिले तो वो भी दीवारों को टक्करें मारती है। बिल्ली को आप देख लें तो वो आपको वो आंखें नोचने की तरफ आ जाती है अगर आप उसको कैद कर। लेकिन मियां साहब जो सियासत है, आप तो ज्यादा बेहतर समझदार हैं, बहुत ही अच्छे तजियाकार हैं, सियासत तो जो है वो हिकमत अमली का नाम है। आप इस तरह अगर कोई मुसल्ला जदोजहद तो नहीं है, चूंकि कोई किसी गैर मुल्क के साथ तो नहीं वो लड़ रहे, या हुकूमत जो है वो किसी गैर मुल्की के साथ तो नहीं लड़ रही। अलवी साहब मुझे ये बताएं ना, इंसाफ करें ना, इस तरह नहीं है। मेरी बात सुने, क्या मसला जो है वो टैंक लेकर आ गए थे? क्या मसला जदोजहद है? ये पुरअमन लोग जो थे वो आए थे। आप उसको अगर रंग देना चाहते हैं मसला जिद्दोजहद का तो फिर उसका नुकसान होगा। मेरे सियासतदानों ने माफ कीजिए कुछ नहीं सीखा, और आज भी जो है ना सबसे ज्यादा नुकसान सियासत है। ये सियासत को दफन कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत का मौकफ है, हुकूमत का मौकफ है कि हमने तो कोई उनको रोका नहीं है, हमने एक मुतबादल जगह दी है संगजानी के ऊपर, आप बैठ जाए वहां पे। देखिए मेरी बात सुने ना, ये देखिए आपको तस्वीर का एक रुख का पता है ना, दूसरे रुख का नहीं पता। बात यह है कि ये जो है ना वो पंजाबी कहते ने बूहे आई जंज ते बिन्नो कुड़ी दे कन, ये बात जो इन्होंने संगजानी वाली की है ना वो वहां जब पहुंच गए उस वक्त की है। वो आधे तो वो कंफ्यूज थे, वो तो जाके फिर उन्होंने आखिरी जो इजाजत लेनी होती है वो जाके वो जेल से लेते हैं, तो उनसे तो इनका राब्ता नहीं था। तो यही अगर 2-4 दिन पहले उनके साथ इनके डायलॉग हुए होते, इन्होंने को माहौल बनाया होता, तो उनको कहते जी ठीक है आप जो है फलां जगह पे हम आपको जगह देते हैं, वहां जाके आप बैठ जाइएगा, वहां आप जलसा करिएगा, वहां आपने धरना होगा धरना दे दीजिएगा। ये इस तरह से बातें नहीं होती। मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ना बाकी सारे ढकोसले हैं। बात यह है कि इन्होंने वो जो अंदर बंद है ना पानी पीटे, उसको पब्लिक में नहीं आने देना, ये फैसला हो चुका है। और उसको ये जो है ना किसी सूरत में
बाहर नहीं निकालना चाहते, क्योंकि जी मियां साहब, आपका पॉइंट आ गया। मियां जमील साहब, आप ये सूरत जैसे देख रहे हैं, आपने उज़मा कारदार साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी, आपने मियां हबीब साहब की भी, तो दोनों तरफ से जब ठन जाती है तो उस वक्त मुल्क को शदीद खतरात लाहक हो जाते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? असल में मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे ज़िद और अना की कोई गुंजाइश नहीं होती अगर जो हुकूमत गवर्नमेंट जो है वो बनती है अवाम के लिए, अवाम के वोट से मुंतखब होकर गवर्नमेंट आती है और अवाम के लिए होती है और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ला कानूनियत और अफरा तफरी इस कदर हो गई है कि हर तरफ से जो है वो जो रूल्स रेगुलेशंस वो वायलेट हो रहे हैं और किसी भी जगह पे मैं ये समझ रहा हूँ कि जो अवाम है उसके लिए जो है वो कुछ नहीं किया जा रहा। अवाम पिस रही है सारे मसाइल में, और देखें कानून बनते हैं और तेरा कानून और है, मेरा कानून और है, यहाँ कानून की भी डिवीज़न हो गई है और जिसको जो पसंद होता है वो कानून समझता है मेरा है, जिसको नहीं पसंद वो समझता है मेरा नहीं है। तो जब रेफरी जो है, जजेस जो हैं उनको कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए और इतने इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाए जाएं और समझ ही ना लगे कि झूठ क्या है और सच क्या है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे हालात में मुल्क जो है वो ना तो मुआशी तौर पे कभी तरक्की करते हैं, ना इखलाकी तौर पे तक करते हैं तरक्की जो है, और ना ही जो है वो सियासी तौर पे हम बलूगत की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम तमाम बहसीयत कौम जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और इखलाकियात जो हमारे दीन का, हमारे मज़हब का, रूल्स और रेगुलेशंस हमारे मज़हब का जो अहम सियासी और बुनियादी जो था वो जुज़ था, उसको हमने सब ने जो है वो इग्नोर कर दिया है। अब ना हमें झूठ लगता है, ना हमें जो है वो फ्रॉड लगता है। तो इस तरह की कंडीशन में आ गए हैं कि हम झूठ और सच में जो है वो इसमें फ़र्क ही नहीं कर पा रहे। जी मियां साहब, थैंक यू। उज़मा कारदार साहबा, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तियारात की जंग चल रही है तो अभी दर पर्दा ही, ओपन तो नहीं है, तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्या खबर है, कुछ बताएं हमें भी। जी, वो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं और हमारे साथ वो चल रहे हैं, तो कोई इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। और प्राइम मिनिस्टर जब आए हैं तो बिलावल साहब को कुछ शिकायत थी, कुछ पंजाब के हवाले से इन लोगों को, पीपल्स पार्टी को था कि भाई हमारे मर्ज़ी से जो है वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं अपॉइंट किए जाते, हमारे जो ख़िलाफ़ है वो अपॉइंट किए जाते। तो जो भी उनकी रिजर्वेशंस थी, वो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और उसमें इंशाल्लाह ताला अब पीपल्स पार्टी जो है वो भी, उनके भी टॉप लीडरशिप बैठेगी, हमारी भी बैठेंगी, और कोई ये जो भी डिफरेंसेस आए हैं या एक दूसरे को से थोड़ी छोटी मोटी कोई शिकायत है वो क्लियर हो जाएगी। तो जो मेजर हमारे इश्यूज हैं उन पे हम इकट्ठे खड़े हैं। देखें मुदस्सिर साहब, मुझे कोई इनमें से बता दे, कोई सर पैर समझ आया था इनका एहतजाज किस वजह से था? वो जो 3 चीज़ें जिसकी वजह से ये एहतजाज करने निकले थे, आप ज़रा अपने ये मेहमान से पूछें कि अदालत में अगर बानी साहब जाएंगे अब तो रिलीफ तो अदालत ने देना है ना। अगर अड्याला में बैठे, हमने तो अड्याला में नहीं डाला, वो तो अपने, चूंकि उनके पास एक फर्दे जुर्म भी आयद हुई है, 2 उनके, एक 9 मई का केस है, एक 190 मिलियन पाउंड का केस है, वहां पे अपने जाके तो क्लियर कराएं और रिलीफ लें और बाहर निकल आए, नंबर 1। फिर 26वीं ये तरमीम की कहानी लेके ये कि जी हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। भाई साहब बिल्कुल ख़त्म कर दें, लेकिन उसके लिए आइन ने तरीका लिखा है, वो लाने के लिए भी आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उसको ख़त्म करने के लिए भी 2/3। तो फिर मुझे ये बताएं कि इस एहतजाज से क्या होना है? इससे बेहतर ये नहीं था, इनकी प्रेजेंस है नेशनल असेंबली में, 100 से ज़्यादा इनके लोग बैठे हैं, इनकी प्रेजेंस है हर सूबाई असेंबली में। बेहतर नहीं था कि ये एक जमहूरी रवैया रखते और पार्लियामेंट में आके बैठते, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते, वहाँ पे मुज़ाकरात करते, कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते, ताकि एक जमहूरी तरीके से ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ता। लेकिन ये बैठे वहां पे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मुराद भी ले रहे हैं, चेयरमैन भी हैं बहुत सारी कमेटीज के, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज हमने सड़कों पे करना है। अब मुझे तो समझ नहीं आती मैडम, आपका पॉइंट आ गया है क्या? जी मैडम, आपका पॉइंट आ गया। मियां हबीब साहब, ये जो केपी में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं और कह रहे हैं इस हवाले से कोई आम मीटिंग भी हो गई है, तो ऐसी कोई खबर है आपके पास? देखिए, ख्वाहिश तो उनकी है तहरीक इंसाफ बैन हो जाए,
ख्वाहिश उनकी है कि केपी में गवर्नर राज लग जाए, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। ये इतना आसान काम नहीं है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो मेहरबानी की हुई है आसफ अली जरदारी साहब ने, उन्होंने 18th अमेंडमेंट में इस किस्म के जो है वो कानून साजी करवा दी थी कि उसमें सूबों में गवर्नर राज लगाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया। उसकी वहाँ की असम्बली से उस करारदाद पास हो और उसके बाद जो है वो करारदाद पास होने के अलावा अगर वो नहीं होती तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो एक भेजे पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली को और सेनेट को, वहां से करारदाद पास और फिर वहां गवर्नर राज लग सकता है। लेकिन अच्छा, अगर गवर्नर ये लगा भी लेंगे तो ये कोई पॉलिटिकल इसका हल नहीं है। और अगर पर ये तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगा देते हैं, ये गवर्नर राज लगा देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इससे मामला हल हो जाएंगे? ये तो सिर्फ इसी सूरत हो सकते हैं कि ये 15 से 20 करोड़ लोग जो हैं वो बानी पीटीआई के नजरिए से जो है वो हमनुमा है, तो या तो फिर 15 से 20 करोड़ अवाम को मार दिया जाए तो फिर जो है वो हालात टेंशन हो सकते हैं। बाकी जो बचेंगे उन पर आप जिस तरह मर्जी हुकूमत करें। तो अगर आपने इसी पब्लिक में रह के जो है वो मामला को आगे चलाना है तो फिर पब्लिक की बात आपको माननी पड़ेगी। और अगर दूसरी बात यह है कि जब आप सारे रास्ते बंद कर दें तो फिर उसके बाद सारे मामला जो है ना लड़ाई की तरफ ही जाते हैं। देखिए, बेहतरीन सोल्यूशन इसका ये है कि अब देखें, जो ऑपरेशन होना था वो हो चुका, जिन लोगों ने मरना था वो मर चुके हैं, जो कुछ मामला खराब होने थे वो हो चुके। कोई भी ऑपरेशन करके, कोई भी जंग करके बाद, इवन के दुश्मन मुल्क भी जो है ना, अमेरिका भी जंग जिन मुल्कों में करता है ना, उसके बाद फिर वो वहां रिलीफ ऑपरेशन शुरू करता है। तो इनको चाहिए कि ये पीटीआई को दिलासा देने के लिए कोई रिलीफ ऑपरेशन शुरू करें, मतलब कोई ट्रुथ कमिशन बना दें, कोई मंडा मंडा डालने के लिए। हाँ, लेकिन ठीक है मियां हबीब साहब, लेकिन दोनों तरफ से है ना। आप देखिए, अगर अब दोबारा अगर एहतजाज की काल जैसे आ गई हुई है इस तरह, तो फिर मुल्क बहुत ज्यादा परेशानी में चला जाएगा। जो भी एक मामला थोड़े आगे बढ़ रहे हैं। नहीं अलवी साहब, मेरी बात सुने। बात यह है कि एक मामला हुआ ना, उस पे लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा तशवीश है। अच्छा, इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जा रही। जब सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती ना, फिर उसके बाद जो स्पेकुलेशंस होती ना वो जगह बनती हैं। तो इसके लिए हुकूमत को एक तो चाहिए था कि जो मामला हुआ है वो सामने पब्लिक के ले आते। अगर नहीं लाना, उनको वक्ती तौर पर दिलासा देने के लिए कहते कि हम ये कमीशन बना रहे हैं, वो तो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, बल्कि उस पर और ज्यादा इरिटेट करने वाली बातें करते हैं। तो फिर अगर उसके बाद देखना चाहता है कि आप किस ना अदालतें आपकी बात सुने। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि जी मखसूस नशिस्तें बहाल हो जी, आज तक नहीं उनको मिली वो नशिस्तें। तो वो आखिर किसकी मांग को माफी दें, कहाँ जाएं? इतनी बड़ी तादाद में जो है सियासी कुव्वत है, आप उसको कहते हैं कि अच्छा मियां हबीब साहब, ये जो पीटीआई के अंदरूनी मामलात जो खराब हो रहे हैं, जैसे अभी भी आपने एहतजाज के मौके के ऊपर देखा कि उधर गंडा साहब हैं और इधर बुशरा बीबी है, वो मुतजादात बयान आते रहे हैं। वो एक तरफ से कहा जाता रहा है कि डी चौक पहुंचना है, दूसरी तरफ से कहा गया है कि नहीं, बानी की तरफ से तो कहा गया है कि आप संजानी तक रहे, इस तरह के। और फिर कल रऊफ हसन साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, वो कहते हम मुतबादल कोई क़यादत तलाश कर रहे हैं। तो ये को अंदर क्या हो रहा है, ये भी तो बताएं जरा। नहीं, ये बात आपकी बड़ी वजनी है। बात यह है कि मेहरबानों की पूरी कोशिश है कि पीटीआई के अंदर जो है ना मुख्तलिफ धड़े बनाने, वो हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों पर हाथ रखा हुआ है और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से जो है वो हदायत भी लेते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के अंदर जो है ना वो काफी सारे धड़े जो हैं वो बन चुके हैं। लेकिन बात यह है कि आखिरकार जो होता है ना, वो बात वही होती है जो बानी पीटीआई कहता है। तो अगर तो देखे ना, वो जिस पे हाथ रखता है वो हीरो बन जाता है, जिससे हाथ उठा लेता है वो जीरो बन जाता है। तो ये जितनी मर्जी धड़े बना दें, तो जब भी होगा मतलब वक्ती तौर पर नुकसान हो जाएगा। पीटीआई को जो है ना वो समझ लेंगे और नुकसान होगा। लेकिन जब तक बानी पीटीआई जिंदा है ना,
तो वो बात तो उसी की मानी जाएगी। 100 भी धड़े बन जाएंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब भी आएगा सबको इकट्ठा कर लेगा और सब उसके पीछे पीछे होंगे। और ये एक उसकी मकबूलियत है जिसके लिए ये सारे लोग उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं, वरना इनको किसी को कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे जाने की। उनको पता है कि कल को जो है वो जब भी वो रहा होके आएगा उसके बाद जी 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 मियां साहब आपका पॉइंट आ गया, हमें उस वक्त से फायदा उठाना है। जी मियां साहब आपका पॉइंट है। मियां जमील साहब, ये सूरत सारी आपने सुनी है कि पीटीआई के अंदर भी जो है ना वो, अब तो है मियां हबीब साहब ने भी इस चीज की तस्दीक की है कि अंदर जो है वो एक फूट जरूर पड़ गई हुआ है, उसको कोई भी अवामल उसके हैं, लेकिन इस वक्त फूट की सूरत नजर आती है। और खास तौर पे जब से ये बुशरा बीबी जो है वो रिहा होके आई हैं तो इनकी कहते हैं कि डिफेक्टो हुकूमत चला रही है वहां पे केपी पे, तो आप इस सूरत को कैसे देखते हैं? इसमें मैं ये समझता हूँ कि असल में ये जो इजहार राय है ना, इसको एक तो लिमिट में होना चाहिए, और इस तरह की डेफर्मेशन से एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये सारी जो चीज़ें, क्रिमिनल डेफर्मेशन है, सिविल है, सारी इस तरह इस्तेमाल हो रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी लोग जो हैं वो इलेक्टेड हैं, इलेक्शन लड़ के आए हैं, तो उनको जो है वो काम करने का मौका होना चाहिए, लेकिन विद इन द लिमिट्स जो कानून कहता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हर तरफ कानून की वायलेशन ही हो रही है। तो इजहार राय के नाम से एक दूसरे की टांग खींचना, किसी की चूंच टूट जाएगी, किसी की दुम खत्म हो जाएगी, तो इस तरीके से लड़ाई और झगड़ों में कभी सोसाइटी, मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। मैं समझता हूँ मुईशत के लिए काम तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर समझना चाहिए और एक मुआहदा होना चाहिए कि हम आवाम की वेलफेयर के लिए सब कुछ करेंगे, ना कि हम ज़ाती अना और मकसद जो है वो ज़रूरत जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए लड़ेंगे। अगर इस तरीके से लड़ाई होती रही तो मैं नहीं समझता कि जो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। अब देखें ये बिलियंस जो हैं वो नुकसान हो चुका है। इस तरह की जो है वो हमारी जो शऊर ज़दा जो है वो हमारी प्रोटेस्ट नहीं होते, और इस तरीके से हम एक दूसरे की जो है वो नुकसानात करते हैं, गाड़ियों को तबाह करते हैं, और इस तरीके से मैं नहीं समझता ये होनी चाहिए। हाँ, ये हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका बुनियादी असूल जो है वो इजहार राय है, लेकिन इजहार राय पे मैं समझता हूँ कि कदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इजहार राय कर रहा है तो कम से कम उसको भी कुछ ना कुछ इखलाकियात जो है उसके अंदर रहकर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। दूसरे के प्रॉपर्टीज़ को, दूसरे के जो है वो घरों को, रिस्पेक्ट को डैमेज नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए हर काम के। जी जी, इजहार राय पे वाकई कदर होना चाहिए। इसी के साथ हमें एक वक्फे पे जा रहे हैं और हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।